2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार डीएलएड का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है और इस एग्जाम को लेकर डेली सुबह 8 बजे हम लोग साइंस की क्लास देख रहे हैं। और आज का ये जो क्लास है वीडियो नंबर 7 है, यानी कि इससे पहले मैंने 6 क्लास लिए हैं साइंस के, जिसमें हमने हर वीडियो में 20-20 यानी कि टॉप 20 क्वेश्चन कराए हैं जो कि साइंस के क्वेश्चन हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मुझे इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार डीएलएड की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि अगर आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी किसके कारण ठंडा रहता है, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत ही इजी लग रहा है और बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा भी जा चुका है, लेकिन आपको इसका राइट आंसर देने में कंफ्यूजन हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, रूपांतरण या फिर वाष्पन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा कि मिट्टी के बर्तन में रखा जो जल है गर्मियों में भी किसके कारण ठंडा रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पन के कारण। ठीक है, बहुत सारे कैंट को यहाँ पे वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन में प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि है वाष्पन। ठीक है, अब देखिए जो आपको ऑप्शन में दिया गया है संघनन, वाष्पोत्सर्जन, इनके बारे में आपको याद होना चाहिए। संघनन क्या होता है, वाष्प का द्रव में बदल जाना संघनन कहलाता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघनन क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संघनन क्या है, तो आपको याद रखना है कि वाष्प का द्रव में बदल जाना ही संघनन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन के बारे में बात करें तो आप सभी कैंट को मालूम होना चाहिए कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिएगा। साथ ही मैं बता दूं कि अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता का जो स्तर होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो ध्वनि की तीव्रता होती है जो डेसिबल होता है, ऐसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सामान्य जो सुनने की स्तर है वो कितना डेसिबल होता है, तो उसका होता है 20 से 30 डेसिबल ये सामान्य होता है, और 45 डेसिबल से अधिक आपको नहीं सुनना चाहिए। WHO के अनुसार डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि WHO के अनुसार जो मनुष्य की सुनने की जो क्षमता है कितना डेसिबल है, तो 45 डेसिबल है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि बिल्कुल मंद यानी कि बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी आवाज़ ना हो, मंद यानी कि बिल्कुल न के बराबर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि है 0 डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, सोनार का पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। यानी कि सोनार का फुल फॉर्म ये आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड इन्वेगेशन एंड रैंगिंग, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन में दिया गया है। सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है, फटाफट आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। देखिए मैं आपको कमेंट करने के लिए इसलिए बार बार बोलता हूँ ताकि आप अपने जो भी चीज़ें याद की हैं, जो भी क्वेश्चन आप याद किए हैं, जो भी आंसर याद किए हैं, उसको आप रिवाइज कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, दर्पण सूत्र क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र। बहुत सारे कैंट ने इसको मैट्रिक और इंटर में ही पढ़ा होगा, लेकिन ये रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत ऐसे कैंट होते हैं जिनको दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप आज के बाद इसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, देखिए दर्पण सूत्र में आपको सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि जो इसका फॉर्मूला होता है हमेशा प्लस में होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है। लेकिन जो यहाँ पे लेंस वाला फॉर्मूला होता है उसमें हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करें दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंस सूत्र क्या है, तो लेंस सूत्र में सिर्फ आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर जहाँ पर
प्लस है वहाँ पे सिर्फ आपको माइनस लगा देना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सी ऑप्शन में दिया गया है ये दर्पण सूत्र हो गया, और जो डी ऑप्शन में दिया गया ये लेंस सूत्र हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल इन दोनों पॉइंटों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है किसी भी विद्युत परिपथ में जो विद्युत प्रवाह होता है वो किसके द्वारा संभव होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, न्यूट्रॉन की गति, पॉजिट्रॉन की गति, प्रोटॉन की गति या फिर इलेक्ट्रॉन की गति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की गति, या फिर चार्ज भी से कह सकते हैं, आवेश भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापने से किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। जब मैं ये बात बोलता हूँ कि बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो बहुत सारे कैंडिडेट को बिलीव नहीं होता है, बहुत सारे कैंडिडेट को विश्वास नहीं होता है। तो आप विश्वास अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को सर्च कीजिए गूगल पर, और आप सर्च कीजिएगा कि किस किस एग्जाम में आया है, तो आपको बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में दिखा देगा तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसीलिए आप मेरी बातों पर विश्वास किया कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें कि व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन में किया जाता है, तो इसका प्रयोग हम लोग प्रतिरोध मापने में करते हैं, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, साथ ही मैं बता दूं फ्रेंड कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री में उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप हार्ड डिलीट के लिए इस बुक को बाय करना चाहते हैं, जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, जो कि आप सभी कहने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए इस बुक पे आपको 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही ये संपूर्ण गाइड बुक है जो कि नए पैटर्न पर आधारित है, जो कि 120 क्वेश्चन इस बार आपको 2023 में लागू किया गया है, उसके अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। साथ ही संपूर्ण गाइड के साथ आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस बुक को भी बाय कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी और बेस्ट होती रहेगी। ठीक है, इन दोनों बुकों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती है, ये आपको बताना है। एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि इसका आंसर नहीं दे सकते हैं, उनको कंफ्यूजन होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि जो जर्मेनियम, आर्सेनिक और सेलेनियम है, इसके परमाणु के कक्षाओं की संख्या जो होती है वो 4 होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए आविष्कार से संबंधित कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद होनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट आविष्कार किए गए हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पूछा गया कि बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में आपको याद होना चाहिए कि इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। आइजैक न्यूटन के बारे में तो आप सभी क्या जानते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है, ये आपको बताना है। तो आप सभी क्या जानते हैं कि पदार्थ की पहले 3 अवस्थाएं हुआ करती थी, ठोस, द्रव, गैस। चौथा जो अवस्था आया वो था प्लाज्मा, और अभी एक और न्यू अवस्था आ चुका है जो कि है बोस-आइंस्टाइन का नियम। यानी कि कुल मिलाकर जो अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अवस्थाओं की संख्या है वो 5 है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठोस, द्रव, गैस, चौथा नंबर पर है प्लाज्मा, और 5वां है बोस-आइंस्टाइन का नियम। ठीक है, तो इन सारे पॉइंटों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व की परमाणु भार की तुलना की जाती है, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 1 से लगाकर 20 तक कम से कम जो परमाणु संख्या है, द्रव्यमान संख्या है तत्वों के, उनके नाम आप जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें कि अगर आप किसी भी तत्व की परमाणु भार ज्ञात करना चाहते हैं तो हम लोग
तुलना किससे करेंगे, तो हम लोग तुलना करते हैं हाइड्रोजन से, जो कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, साथ ही इसका भार भी 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया गया है। और आपको मैं बता दूं कि जो 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या होती है, ये होती है 6.02 गुणे 10 के पावर 23, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस वैल्यू को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य या फिर लचीली है। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए जो सबसे अधिक तन्य वस्तु है, सॉरी जो तन्य धातु है, वो आपको सोना है, चांदी है। और ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे चांदी दिया गया है, सोडियम दिया गया है, एल्युमिनियम है और जिंक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे चांदी हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन में AU होता, अगर ऑप्शन में AU दिया होता तो हम लोग इसको क्लिक कर सकते थे, क्योंकि सबसे जो अधिक तन्य है वो सोना है, इसके बाद चांदी आता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को बिल्कुल आप समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग विद्युत विघटन के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है, ये आपको बताना है। तो आपको मालूम होगा कि पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, ये कैसे डिसाइड होता है, आप सभी के को मालूम होना चाहिए। वर्ग में, सॉरी मैंने वर्ग आवर्त बोल दिया, वर्ग में। ठीक है, तो इसका जो निर्धारण होता है ये आपको 2n स्क्वायर के द्वारा होता है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। 2, 8, 18, 32 आप इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में कैसी होती है, ये आपको बताना है। यानी कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसकी प्रकृति क्या है, उदासीन होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, या फिर उभयधर्मी होता है। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए जो एल्युमिनियम हो गया, मैं यहाँ पर 3 नाम लिख रहा हूँ, एल्युमिनियम, Zn, मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा छोटा में लिख दूँ ताकि आपको अच्छी समझ में आए। देखिए एल्युमिनियम, ठीक है, Zn, जस्ता, साथ ही Pb। ठीक है, जो Pb है ये साथ ही Pb, ये जो है आपको उभयधर्मी है। यानी कि हम लोग बात करें एल्युमिनियम, जस्ता, Pb यानी कि लेड यानी कि सीसा, ये तीनों उभयधर्मी ऑक्साइड के प्रकृति में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने समूह है, ये आपको बताना है। तो आप सभी कैडेट को मालूम होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी की जो खोज है किसके द्वारा किया गया था, ए मोसले के द्वारा किया गया था। और इस आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, ग्राफीन क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो ग्राफीन है ये एक आपको कार्बन का अपरूप है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सामान्य नाम है ये आपको ब्लीचिंग पाउडर है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बेकिंग सोडा का नाम क्या है, क्या सूत्र है, इसका सूत्र आप बताइए फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट में। साथ ही धुलाई सोडा यानी कि धोवन सोडा, जिसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसका भी सूत्र जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंगरोधी होता है, ये आपको बताना है। पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था, किसी भी धातु को अगर हम लोग मजबूत करना चाहते हैं उसमें कौन सा धातु मिलाया जाता है, तो कार्बन मिलाया जाता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि स्टेनलेस स्टील को किस कारण जंगरोधी होता है, तो ये आपको क्रोमियम के कारण होता है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, यदि आप अपने हथेली पर
धातु रखेंगे तो वह धातु पिघल जाएगा। यानी कि आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सी वो धातु है जिसे हम हथेली पर रखेंगे तो वो पिघल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 धातु होती हैं जिसे हम लोग हथेली पर रखते हैं तो वो पिघल जाती है। वो धातु है गैलियम और सीजियम। तो यहाँ पे ऑप्शन में गैलियम दिया गया है। अब देखिए बहुत सारे कैन को संकेत ही नहीं मालूम हुआ कि ये जो जी है एक गैलियम का संकेत है, तो फिर आपको इसको समझना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आवर्त सारणी को जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने टोटल 20 क्वेश्चन कराए हैं जो कि आप सभी कैंट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर शेयर कीजिए कि अगर आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप घर पर डेली 4 से 5 घंटा पढ़ाई करते रहिए। साथ ही सुबह में डेली आप लाइव क्लासेस हमारे साथ जुड़कर देखते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।